हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th के 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम वनस्पत जगत को पढ़ने वाले हैं। वनस्पत जगत में पादपों के वर्गीकरण को हम लोग पढ़ते हैं। पादपों का वर्गीकरण 4 कालों में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम काल जो है थ्रियोप्रेस्टस ने दिया था। थ्रियोप्रेस्टस को वनस्पत जगत का जनक कहा जाता है। थ्रियोप्रेस्टस ने सर्वप्रथम पादप के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया तथा उसे प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हें वनस्पत जगत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 500 पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने जिस पुस्तक में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था। इन्होंने पादपों को 3 भागों में बांटा, वृक्ष, श्रप, शाक 3 भागों में बांटा, जिसका आधार बाहरी कुछ लक्षणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। द्वितीय काल कार्ल लिनियस ने सन 1753 में प्रस्तुत किया। इन्होंने यह वर्गीकरण जिस पुस्तक में प्रस्तुत किया उसका नाम स्पीसीज प्लांटेरम था, जिसमें 5900 पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कार्ल लिनियस ने भी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अनुसार ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया था। तृतीय काल जो है बेंथम तथा हुकर ने प्रस्तुत किया। इन्होंने यह वर्गीकरण जिस पुस्तक में प्रस्तुत किया उसका नाम जेनेरा प्लांटेरम था। बेंथम तथा हुकर ने बड़े स्तर पर पादपों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इनका जो आधार था प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के आधार पर इन्होंने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें कुछ बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, कोशिकीय लक्षण, रासायनिक लक्षण भी सम्मिलित थे। चतुर्थ काल है यह कई वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था और यह डार्विन का जब प्राकृतिक चयनवाद नियम आया उसके बाद ही प्रस्तुत किया गया था। जातवर्ती वर्गीकरण पद्धति में सभी लक्षण, अन्य सभी लक्षण सम्मिलित थे। उसमें जातवर्ती संबंध तथा आनुवंशिक संबंध को जोड़ा गया था। जातवर्तीय संबंध में पूर्वावस्था के आधार पर संबंध होता है तथा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा होता है। वनस्पत जगत के लक्षण, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकी होते हैं। इसमें वृद्धि अनिश्चित होती है। इनमें निम्न स्तर की संवेदनशीलता पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं। ये स्थलीय और जलीय दोनों में उगते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद तथा युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद पाया जाता है। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। वनस्पत जगत का वर्गीकरण आइकलर ने भी दिया। इन्होंने पादप को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित पादप, फिनेरोगेमस बीज युक्त पादप। क्रिप्टोगेमस में थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को रखा गया तथा फिनेरोगेमस में जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी को रखा गया। थैलोफाइट में सामान्यतः शैवाल रखे गए। उनके लक्षण निम्नलिखित हैं। प्राचीनतम पादप था और इस समूह में शैवाल आते हैं। थैलोफाइट का अध्ययन थैलोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। शैवाल शब्द लीनियस ने दिया था। फाइकोलॉजी के जनक फ्रिश हैं। भारतीय फाइकोलॉजी के जनक आयनगर है। थैलोफाइट थैलस तथा फाइटा से मिलकर बना है। थैलस मतलब थैला के समान, फाइटा मतलब प्लांट, जिसमें तना, शाखा, पर्ण, मूल सभी पाई जाती हैं। ये सभी जलीय होते हैं। लवड़ी जली तथा अलवड़ी जली दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। माप तथा आकार में भिन्नता पाई जाती है। ये एकल कोश की शैवाल हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास मुक्त रूप से पाया जाता है, क्लोरेला ये भी मुक्त रूप से पाया जाता है, और कॉलोनी में शैवाल जैसे वॉलवाक्स आता है। ये बहुकोश की तंतुमय होते हैं। ज्यादातर थैलोफाइट बहुकोश की तथा तंतुमय होते हैं। जैसे यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा आता है। इनका शरीर अगुणित हैप्लॉइड होता है और इनमें जनन जो है अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन खंडीभवन तथा बीजाणु जनन द्वारा होता है। खंडीभवन में जैसे स्पाइरोगायरा इसका उदाहरण है। बीजाणु जनन द्वारा होने वाला है
जैसे क्लेमाइडोमोनास एकल कोशिकीय होते हैं। और लैंगिक जनन ये युग्मक अगुणित कोशिका द्वारा होते हैं। युग्मक समयुग्मक, असमयुग्मक तथा विषम युग्मक होते हैं। समयुग्मक आकार में समान, आकृति में दोनों में समान होते हैं। असमयुग्मक आकृति तथा आकृति गोल होती है, लेकिन आकार अलग अलग होता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। विषम युग्मक में बिल्कुल अलग होते हैं, इनका आकार अलग होता है। समयुग्मक के उदाहरण में देखते हैं क्लेमाइडोमोनास डिब्रेयनम, और असम युग्मक में क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी आता है। विषम युग्मक में क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा आता है। क्लेमाइडोमोनास हमें समयुग्मक, असम युग्मक, विषम युग्मक तीनों में दिखता है। तो यह कह सकते हैं यह लैंगिक जनन के विकास को दर्शाता है। शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल को 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है क्लोरोफाइसी, जिसमें हरे शैवालों को रखा गया है। दूसरा आता है फियोफाइसी, जिसमें भूरे शैवालों को रखा जाता है। तीसरा आता है रोडोफाइसी, जिसमें लाल शैवालों को रखा गया है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए व सी, फिकोजेंथिन पाया जाता है। और रोडोफाइसी में लाल शैवाल जिसमें रखे गए उसमें क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। क्लोरोफाइसी ये आधुनिक शैवाल हैं। इनकी कोशिका भित्ति 2 स्तर से मिलकर बनी होती है, बाह्य स्तर, अंतःस्तर। बाह्य स्तर पेक्टोज की तथा अंतःस्तर सेलुलोज की बनी होती है। माप तथा आकार के बारे में बात करें, ये एकल कोशिकी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एकल कोशिकी कॉलोनी पाई जाती है तथा ज्यादातर ये बहुकोशिकी होते हैं। एकल कोशिकी मुक्त में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया आता है। एकल कोशिकी कॉलोनी में वॉल्वॉक्स आता है तथा ज्यादातर बहुकोशिकी आते हैं, तो इनका उदाहरण है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। पृथ्वी पर दूसरा अधिकतर स्रोत प्रोटीन का जो है क्लोरेला है, और पहला प्रोटीन का स्रोत जो है स्पाइरुलिना, जो नीलहरित शैवाल है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। उदाहरण के लिए कारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स आता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी, जिसमें ज्यादातर समुद्री जल में मिलते हैं। माप तथा आकार ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, बड़े तथा छोटी उसमें पाए जाते हैं। बड़ी संरचना इनकी कैल्प कहलाती है। सबसे बड़ी भूरी शैवाल मैक्रोसिस्टिस है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, फोल्ड, लैमिना, पेपर्ण, व्रंत तथा आधि स्तर स्थपांग जिसे कहते हैं। ये रोग रेड रस्ट ऑफ टी सेफेलियोयूरोरस द्वारा फैलाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति फाइकोकोलाइडल पदार्थ से बनी होती है। एल्जिन का आवरण होता है। एक स्तर सेलुलोज की बनी होती है, जो फटने से इन्हें बचाती है। एल्जिन का प्रयोग पॉलिश तथा पेंट में किया जाता है। एल्जिन का प्रयोग आइसक्रीम को गाढ़ा करने में भी किया जाता है। भोजन का संग्रहण इनमें लैमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी पाया जाता है। बी कैरोटीन पाया जाता है। जेंथोफिल, फेकोजेंथिन जो कि भूरा रंग देता है, सबसे ज्यादा वर्णक होता है। उदाहरण के लिए लेमनेरिया, फ्यूकस, डिक्टायोटा, सारगेसम होता है। उत्तरी एंटार्क्टिका महासागर में पाया जाता है। सारगेसो समुद्र में यह उपस्थित है। तीसरा आता है रोडोफाइसी, जो कि प्राचीनतम शैवाल है। पॉलीसाइफोनिया प्राचीनतम शैवाल है। ज्यादातर समुद्री जल में मिलते हैं, समुद्र के आधार में पाए जाते हैं। इनका एक अपवाद है जो कि सतह पर पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, बैट्रोकोस्पर्मम। इनकी माप व आकार ये ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। इनका एक अपवाद है जो कि एकल कोशिकीय होता है, पोरफायरिडियम आता है। इनकी कोशिका भित्ति एकल स्तर सेलुलोज तथा पेक्टोज की बनी होती है, जिस पर फाइकोकोलाइडल पदार्थ का पाया जाता है। जेलिडियम, एगार एगार, ग्रेसेलेरिया, गाइगरटीना होते हैं। एगार एगार का उपयोग ऊतक संवर्धन में किया जाता है। कॉन्डस क्रिस्पस, कैराजेनिन
देता है, जो कि कैप्सूल का आवरण बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी पाया जाता है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन जो कि लाल रंग देता है। फाइकोसाइनिन जो कि नीला रंग देता है। गोड कोष प्रभाव जिसे कहते हैं रंग परिवर्तन का प्रभाव बेट्रोकोस्पर्मम ये समुद्र की सतह पर पाया जाता है और नीला रंग देता है। और लाल रंग के शैवाल तली में पाए जाते हैं जो कि लाल रंग देते हैं। इनमें भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करते हैं। अब देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा शब्द रॉबर्ट ब्रोन ने दिया था। इनका अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। इनके जनक हेडविग हैं तथा भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक शिवराम कश्यप हैं। ये पहाड़ी पर सीलन वाले स्थान तथा नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे पादपों को स्क्यूफाइट कहते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थल पर आए थे, परंतु लैंगिक जनन करने के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती थी। ये पूर्ण स्थलीय पादप नहीं है। इन्हें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। इनका शरीर थैलस के समान होता है। इनमें पर्णसम, तनासम, मूलसम संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद जो नर लैंगिक अंग तथा मादा लैंगिक अंग से बनता है। नर लैंगिक अंग पुधानी होती है, जिसमें पुंग या नर युग्मक बनते हैं जो कि चलायमान होते हैं। मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी होती है, जिसमें अंड या मादा युग्मक बनते हैं जो कि अचल होते हैं। उनकी निषेचन से युग्मनज बनता है। बीजाणुद्भिद बनता है। बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनता है, जो अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इस पीढ़ी एकांतरण को हम फिगर द्वारा समझ सकते हैं। ये एक युग्मकोद्भिद है जिसमें पुधानी तथा स्त्रीधानी दोनों पाए जाते हैं, और निषेचन के लिए ये अपने नर युग्मक को जल में डालता है तथा मादा युग्मक अंड को जल में डालता है। निषेचन द्वारा युग्मनज बनता है तथा कोशिका विभाजन द्वारा कैप्सूल का निर्माण करता है। कैप्सूल में सीटा पाद पाए जाते हैं। बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। बीजाणु माद कोशिका 2n इसमें उपस्थित होती हैं। यह जाकर युग्मकोद्भिद पर जुड़ जाता है तथा पूर्ण रूप से परजीवी होता है, और यह इसमें से ये युग्मनज गिरकर फिर से युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइट का वर्गीकरण। ब्रायोफाइट को दो भागों में बांटा गया है, लीवर वर्ड तथा मांस में। लीवर वर्ड का मतलब फूला हुआ, लीवर मतलब लीवर के समान, जैसे हेपेटिका पासीडा कहते हैं। मार्केंशिया इसका उदाहरण है। इनका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद यन होता है। यकृत लीवर के समान होता है। यह चपटा होता है, जैसे रिक्सिया। राइजोइड मूलसम संरचना पाई जाती हैं। इनके मुख्य शरीर पर मूलसम संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें राइजोइड कहते हैं। ये राइजोइड एकल कोश की होती है। पोरेला एकमात्र लीवर वर्ड जिसमें पत्तियों के समान संरचना होती है। इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है। इनके बीजाणु प्रत्यक्ष विकास करते हैं और सीधे युग्मकोद्भिद पर लगे रहते हैं। अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जेमा कप का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइट के वर्गीकरण को फिगर द्वारा समझ सकते हैं। इधर लीवर वर्ड तथा मांस में बांटा गया है। लीवर वर्ड में युग्मकोद्भिद पर जो कैप्सूल लगा हुआ होता है, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है तथा आवास के लिए भी इसी पर निर्भर होता है। यह पूर्ण रूप से परजीविता को दर्शाता है, जबकि मांस में युग्मकोद्भिद पर लगा हुआ कैप्सूल इसमें प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, लेकिन आवास के लिए इस पर निर्भर होता है। मांस इनका मुख्य पादप शरीर मूलसम राइजोइड बहुकोशिकीय होता है। पर्णसम तथा तनासम संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर अर्धपरजीविता को दर्शाता है। केवल आवास के लिए ही निर्भर होता है। प्रकाश संश्लेषण या स्वयं कर सकता है। मांस का बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड के बीजाणुद्भिद से अधिक विकसित होता है। इनमें बीजाणु का अंकुरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके एग्जाम्पल में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम आता है। स्फेग्नम को यूरोप में कपास के समान प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड। इसके आगे का वीडियो अब नेक्स्ट डे में मिलेगा। थैंक यू।